कि भारत जो एफएटीएफ में एक मजमूम साजिश के तहत, हम कह सकते हैं मजमूम साजिश के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाकायदा धकेलना चाहता था, बल्कि ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाह रहा है, उसकी कोशिश आज अल्लाह ने चाहा तो नाकाम हो जाएगी इंशाल्लाह। आई थिंक यू माइट बी जंपिंग द गन। आप अभी फैसला आया नहीं है, आप फैसले से आगे चली गई हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि हम ग्रे लिस्ट से इस साल निकल पाएंगे। यानी आपको लगता है डॉक्टर साहब हम नहीं निकल पाएंगे? आपको ये लगता है, या आपका ये जो एनालिसिस है वो ये कहता है बाकायदा कि हम नहीं निकल पाएंगे इस साल? फिर टीएफ का पेरिस में इजलास हो रहा है जो कि 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अब इसमें मुतवक्के है कि जी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एफएटीएफ की जो जानिब से दिए गए 27 नुकात थे, इनमें से अक्सरियत पर अमल भी कर लिया है और उनके हवाले से कानून साजी भी कर ली गई है। इसमें एक अहम बात यह है नाजरीन कि भारत जो एफएटीएफ में एक मजमूम साजिश के तहत, हम कह सकते हैं मजमूम साजिश के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाकायदा धकेलना चाहता था, बल्कि ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाह रहा है, उसकी कोशिश आज अल्लाह ने चाहा तो नाकाम हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही भारत के लिए मुश्किलात पैदा होने की भी तवक्को की जा रही है। बहुत से लोग एक्सपेक्ट करें कि भारत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर मोहित यूसुफ भी थे और उनका क्या कहना था कि जी भारत के पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसमें मुलव्विस होने के सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और मुतल्लिका इदारे और दफ्तर खारजा इस पर काम भी करेंगे। इसके साथ ही भारत की दहशतगर्दों को फंडिंग फराहम करने के हवाले से अमरीकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जानिब से इसमें क्या सबूत पेश किए जाते हैं और कितना जल्द भारत के दहशतगर्द चेहरे को पहचान कर एफएटीएफ उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल करता है। तमाम सवालात का बॉल फेंकूंगी मौजूद मेहमानों के कोर्ट में। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माहिर माशिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फारूक साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है से बाहर आने पर पाकिस्तान की मईशत पर कितना असर पड़ता आप देखते हैं? क्या हमारे लिए बेहतरी की जानिब राहें हमवार होंगी, या फिर सिर्फ हमें कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये इमेज इम्प्रूवमेंट के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं? आई थिंक यू माइट बी जंपिंग द गन। आप अभी फैसला आया नहीं है, आप फैसले से आगे चली गई हैं। देखिए 2018 में हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उस वक्त एक 27 नुकाती एक्शन प्लान जिसको कहते हैं वो हमारे हाथ थमाया गया था कि आपने ये 27 पॉइंट्स पूरे करने हैं। कई महीने गुजर गए, हम सुनने में आ रहा था कि 14 पॉइंट्स जो हैं उसमें से उन पे हमने अमल दरामद कर दिया है, 13 शायद बाकी रह गए हैं। जो 2 दिन पहले से मैं रिपोर्ट सुन रहा हूँ कि शायद 21 पॉइंट्स के ऊपर हमने काफी हद तक जो है वो अमल दरामद कर दिया है और 6 पॉइंट शायद अभी वापिस रह गए हैं, बकिया रह गए हैं। देखिए 3 एस्पेक्ट से मुल्कों को जांचा जाता है। एक तो कानून साजी पूरी कर ली है। दूसरी स्टेज पे आती है क्या इदारती काबिलियत, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, क्या आपके मुल्क के पास, इदारों के पास वो काबिलियत है कि जो कानून साजी आप कर चुके हैं उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। और तीसरा है एक्चुअल कन्विक्शन रेट, यानी कि असल में ऑन द ग्राउंड जमीनी हकीकत क्या है सजा के हवाले से। तो कानून साजी तो हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन जो अगले 2 स्टेप्स हैं उनमें अभी सवालिया निशान बाकी हैं। जो सजा है कन्विक्शन रेट वो पाकिस्तान का बहुत लो है। फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर हमारा रेट जो है वो 5-6% से ऊपर नहीं जाता। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि मुतवक्के है कि हम ग्रे लिस्ट से चले जाएंगे। मेरा ख्याल नहीं है कि हम ग्रे लिस्ट से इस साल निकल पाएंगे। यानी आपको लगता है डॉक्टर साहब हम नहीं निकल पाएंगे? आपको ये लगता है, या आपका ये जो एनालिसिस है वो ये कहता है बाकायदा कि हम नहीं निकल पाएंगे इस साल? देखिए बहुत हद तक तो ये नंबर्स का सवाल होता है। लास्ट टाइम अगर 50 से 75 तक के दरमियान किसी मुल्क के नंबर्स आते हों तो वो ग्रे लिस्ट में ही रहता है। अगर 50 से नीचे चले जाएं तो फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। लास्ट टाइम जब हमारी मेडिकल रैंकिंग सामने आई थी तो हम बाल बचे थे ब्लैक लिस्ट से। उसके बाद हमने बहुत सारी कानून साजी नई कर दी है और कुछ इदारों में हमने काबिलियत भी पैदा की है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हम 75 से ऊपर जा सकेंगे। तो उस बुनियाद के ऊपर मुझे लगता है कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे।
ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, आपने डॉक्टर साहब का पॉइंट भी सुना। उनको उम्मीद यही है कि अभी हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। इस साल उनको उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन बहुत से लोग एक्सपेक्ट करें कि शायद हम इससे निकल आएंगे और जो भारत है खासतौर पर उसको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? डॉक्टर फिदा, मुझे सर में डॉक्टर फारूक सलीम की आवाज़ नहीं आई है, लेकिन बट आई कैन अंडरस्टैंड। देखें, इशू ये है कि मैं आपको बता देती हूँ उनकी बात का लुबे-लुबाब ये कि उनका ये कहना है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जो उनका एनालिसिस है, डेफिनेटली माहिर मुआशियात हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी पे। उनका ये कहना है कि उनको नहीं लगता कि इस साल हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक आई एग्री विद हिम। और एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट है 10 दिन पहले जो आई हुई है, सितंबर में आई थिंक आई थी, उस पर भी उन्होंने असेस किया है कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से अभी निकलना मुश्किल लगता है। बट इन एनी केस अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान विल नॉट गो इन ब्लैक विद द वे इंडियन आर ट्राइंग, क्योंकि चाइना, टर्की और मलेशिया 3 लोग होने चाहिए। अगर आपके सपोर्ट में है तो यू रिमेन ग्रे लिस्ट, यू गो नो ब्लैक लिस्ट। लेकिन ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए यू नीड 12 मेंबर्स अप्रूवल, जो आई थिंक इट लुक्स डिफिकल्ट। इंडिया इज डूइंग देयर बेस्ट। उन्होंने वहाँ पर एक ह्यूस्टन की लॉबिंग फर्म भी हायर की हुई है। अमेरिकन द बिजी इन द इलेक्शन, बट स्टिल अमेरिकन को पुश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी खुदा ना खासा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालें, ताकि हमारा CPEC मनसूबा जो $60 बिलियन का वो साइड ट्रैक हो जाए। बट इसके अलावा जो उनकी ऑब्जर्वेशन है कि आउट ऑफ 27 पॉइंट्स पाकिस्तान ने 2 पे तो बहुत अमल किया है, कुछ आगे 14 पॉइंट्स हैं जिस पे तकरीबन काफ़ी हद तक अमल किया है, कुछ अभी रहते हैं, जिसकी वजह से ये अप्रीहेंशन है एशिया पैसिफिक ग्रुप की कि ये ज़रा मुश्किल लगता है। साथ ही साथ जो आपके यहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो दे स्टिल फील, हकानी ग्रुप है, उसके बाद और ये अफ़गानिस्तान में ग्रुप है कि शायद वो अभी भी पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस रखते हैं। फिर उसके बाद जो मुरीद के में लश्कर तैयबा ग्रुप है, उसकी के जो उनके वहाँ पर कैंप्स हैं वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देन बहावलपुर का ग्रुप जो है जैसे मोहम्मद अजहर मसूद साहब पर, उसकी एक वन ऑफ द फैक्टर्स एक वो भी चल रहा है, हमारे सर पे तलवार लटक रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त वी हैव टू वेरी ऑफेंसिव। आई विश कि हमने अमेरिकन से बात की है कि नहीं, कि व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर अमेरिकन। हमने अफगान तालिबान को और अमेरिकन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाया दोहा में, उनके मुज़ाकरात करवाए, फिर उनका मुआहदा करवाया। अब हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं इंटर अफगान डायलॉग्स के लिए, करवा भी दिए हैं, और अभी और हिकमत जार भी आए हुए थे, अभी हमसे फिर डॉक्टर अब्दुल्ला आए हुए थे, तो हमने ये भी काफ़ी एफर्ट करे। नाउ व्हाट आर वी आस्किंग फॉर रिटर्न? मतलब वी आर न्यूक्लियर कंट्री, हमें अभी अपने एग्जर्ट तो करें फॉरेन ऑफिस को। मैंने कभी नहीं अपने लोग फॉरेन ऑफिस को सुना कि इतने ऑफेंसिव हुए हैं, और ना वो आवाम को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने अमेरिकन से क्या एफर्ट किया, कश्मीर के बारे में उनसे क्या बात की है, FATF की बात की है। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो मोहित यूसुफ हैं, करण थापा को इंटरव्यू देखते हैं, उन्होंने बड़े क्लियर एलिगेशन लगाया और जस्टिफाइड एलिगेशन इंडिया के ऊपर। एक जो अमेरिकन जरीदे ने निकाला कि जी ग्लोबल टेररिज्म इंडिया कर रहा है, वो क्लियर है। 44 बैंक्स ने $1.5 बिलियन की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वो ज़ाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ जा रही है, अफगान तालिबान को, उसके बाद दैश मोहब्बत को, उसके बाद जो उनके और जो 4 का उन्होंने ग्रुप बनाए वहाँ फंडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो आपके सामने किस तरीके से 5th जनरेशन वॉर में पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें, देन वी रियलाइज कि हमें भी अब कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को FATF में लेके जाएं, उसको बैकफुट पर डालें। देर भी है। ठीक है बेटे साहब, आपकी तो दोबारा आती है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो माशी खराबी हैं, हुकूमत ने जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं, इस वक्त महंगाई अगर मैं कह दूं कि मसला नंबर 1 बनी है तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे, यानी लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है, महंगाई। लेकिन आने वाले वक्त में क्या आवाम को आप देखते हैं कि आवाम चैन का सांस लेगी? क्या महंगाई में कोई कमी आप देखते हैं? और FATF और IMF का इसमें क्या किरदार होगा? उन्होंने क्या जवाब दिया? महंगाई के ऊपर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जितने भी सर्वेज हम देख रहे हैं उसमें यही कहा जाता है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो अव्वलीन तरजीह जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो महंगाई की है। और महंगाई भी पिछले तकरीबन साल भर में 2 साल भर में तारीखी तौर पे, यानी कि 70 साल में माशी तारीख में जो हमने महंगाई नहीं देखी थी, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। जैसे अगर टमाटर का बताया जा रहा है, जो हुकूमत के अपने ज़राए हैं, अदाद शुमार हैं, साल भर में कोई 117% बढ़ गया। 2 साल पहले जो आटे की कीमत थी वो तकरीबन 35-36 रुपए किलो थी, अब 70-75 रुपए पे चल रहा है। तो वहाँ पे आप समझिए 70-80% इंक्रीज हो गई। बिजली की कीमतें भी ऐसे ही ऊपर चली गई हैं।
तो महंगाई बिल्कुल अवलीन तरजीह हुकूमत की भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं है। ना तो हुकूमत की तरजीह है, ना ऑपोजिशन की तरजीह है। हमारे यहाँ ज्यादातर फोकस जो है वो सियासत के ऊपर दिया जा रहा है। शायद मीडिया भी ज्यादा सियासत के ऊपर ही फोकस करता है। जो 22 करोड़ अवाम के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें महंगाई नंबर 1 है, उसके ऊपर सॉरी फोकस डॉक्टर, मैं नहीं आपको